ओजेनेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का तो डिस्कशन हो चुका है। देखिए, ओजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, और मैच्योर फीमेल गैमीट मतलब मैच्योर ओवम। फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं। तो मैच्योर फीमेल गैमीट के बनने को या मैच्योर ओवम के बनने को ओजेनेसिस कहा जाता है। ओजेनेसिस शो मार्क्ड डिफरेंस फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। ज़रूर कुछ चीज़ें शुरुआत की सेम होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो जब हम ओजेनेसिस अभी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक ये पॉइंट मेंशन करती है कि ओजेनेसिस मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आइए ओजेनेसिस को समझते हैं। तो ओजेनेसिस is the process of formation of mature female gamete. Process of formation of mature female gamete, female gamete यानी ओवम, ठीक है। और ओजेनेसिस जो है वो is markedly different from spermatogenesis। तो दूसरा जो पॉइंट होगा, oogenesis is markedly different from spermatogenesis। spermatogenesis, ठीक है। तो जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है उस स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी बड़ा डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाता है, और शुरुआत में ही ये डिफरेंस दिख जाता है। यानी जब ओजेनेसिस की शुरुआत होती है, ओजेनेसिस की शुरुआत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही हो जाता है, यानी एम्ब्रियो में ही। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अभी फीमेल फिटस पैदा नहीं हुई है, अभी वो वोम्ब में ही है, अभी वो यूटेरस में ही है, और जैसे ही उसमें ओवरी डेवलप हुआ उसमें ओजेनेसिस की शुरुआत हो जाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत मेल में पैदा होने के बाद, जब मेल प्यूबर्टी अटेन करता है, 11-12 साल, 13 साल या 14 साल की एज जब आती है, मेल प्यूबर्टल एज थोड़ा लेट में आती है, तो लगभग 13-14 साल की उम्र में मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है। जबकि ओजेनेसिस की शुरुआत जो है वो पैदा होने के काफी पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है। तो ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड। तो पहला तो अंतर यही दिख गया आपको स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। यानी ओजेनेसिस की शुरुआत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही हो जाती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत 13-14 साल की उम्र में मेल में होती है, यानी आफ्टर अटेनमेंट ऑफ प्यूबरिटी। तो एक तो अंतर यही दिख गया पहले ही, ठीक है ना। तो ये हो गया। और ध्यान रखेंगे कि जब ओजेनेसिस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो जर्म सेल्स होती हैं, जिनको ओगोनिया कहते हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है ओवरी के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स, ये दोनों ओवरीज में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो लिखेंगे कि कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स, तो कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स, इन्हीं को ओगोनिया कहा जाता है। ओगोनिया are formed
इन ईच ओवरी, यानी ये हर ओवरी की बात है। आपको मालूम है कि फीमेल में 1 पेयर ओवरी होता है, 2 ओवरीज होते हैं, तो हर ओवरी में कुछ मिलियन ओगोनिया बन के इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स या ओगोनिया आर फाउंड इन ईच ओवरी, ठीक है, ठीक है। और ये जो ओवरी है वो फिटल ओवरी की बात हुई, ये पैदा होने के पहले उसको फिटस कहा जाता है, तो फिटल ओवरी, फिटल ओवरी में कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओगोनिया या गैमीट मदर सेल्स आर फाउंड, ठीक है। और ये ओगोनिया जब बच्चा पैदा होता है और प्यूबर्टी तक जाता है, उस दौरान इन ओगोनिया का नंबर नहीं बढ़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ओगोनिया है जितनी बननी होती हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाती हैं, और इनकी संख्या और नहीं बढ़ती है आफ्टर बर्थ एंड अप टू प्यूबर्टी, मतलब पैदा होने के बाद अब इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, पैदा होने से पहले जितना बनना था वो बन चुकी है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे नो ओगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी, ठीक है, एडेड आफ्टर बर्थ, और प्यूबर्टी तक नहीं बढ़ती है बल्कि इनकी संख्या घटती ही जाती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नो ओगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद कोई ओगोनिया का एडिशन नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ओजेनेसिस की शुरुआत है उसमें सबसे पहले ओवरी के अंदर, दोनों ही ओवरी के अंदर ओगोनिया की काफी बड़ी संख्या डेवलप होती है, और वो संख्या कितनी होती है, कपल ऑफ मिलियंस, मतलब कुछ मिलियंस, ठीक है। और ओगोनिया जितना बनना होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ही बन जाते हैं। आफ्टर बर्थ फिर कोई ओगोनिया ऐड नहीं होता है ओवरी में, ये चीज आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ओगोनिया होता है फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसमें डिवीजन भी शुरू हो जाता है, तो उसको समझते हैं कि क्या और होता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि ओजेनेसिस में 3 प्रोसेस होता है। तो ओजेनेसिस जो है उसमें 3 प्रोसेस होता है। पहला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब ओजेनेसिस में 3 फेजेस होते हैं। हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था 4 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज और मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्म, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस लिखा गया था एनसीईआरटी बुक में, या उसी को स्पर्मेटिलियोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 के बजाय 3 फेजेस होते हैं, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में। तो ओजेनेसिस में जो पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फेज जो होता है वो मैच्योरेशन फेज और ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है। और उसके बाद जो तीसरा फेज होता है, ये जो तीसरा फेज होता है, इस तीसरे फेज को ही बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, ठीक है। तो ये मैच्योरेशन फेज हो गया, मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो ओजेनेसिस का मल्टीप्लिकेशन फेज होता है और ओजेनेसिस का जो ग्रोथ फेज होता है, ये दोनों ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में कंप्लीट हो चुका रहता है। तो यानी कि कंप्लीटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, कंप्लीटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी जब फीमेल पैदा होती है तो उसके ओजेनेसिस के ये 2 प्रोसेस तो ऑलरेडी हो चुके रहते हैं ओवरी के अंदर। ओजेनेसिस के ये जो 2 प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीटेड रहते हैं। और जो मैच्योरेशन फेज होता है, मैच्योरेशन फेज में डिवीजन होता है, एक्चुअली मियोसिस होता है मैच्योरेशन फेज में,
और मियोसिस में भी दो मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसमें जो सेल्स हैं वो इंटर कर चुकी रहती हैं और अपने आप को प्रोफेज फर्स्ट में रोक के रखती हैं। तो इसका मतलब है कि जो मैच्योरेशन फेज का प्रोफेज फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें भी एक तरह से कहा जाए तो डिप्लोटीन, प्रोफेज फर्स्ट को भी जब आप डिवाइड करेंगे कई सब स्टेजेस में, तो उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब आपको सब स्टेजेस मिलेंगे प्रोफेज फर्स्ट के। तो एनसीईआरटी बुक में तो केवल प्रोफेज फर्स्ट लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि मैच्योरेशन फेज में भी, यानी कि जो ओजेनेसिस के फलस्वरूप जो सेल बनेगी ग्रोथ फेज के बाद, बीतने के बाद, उसको बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। तो प्राइमरी ओसाइट जो है वो इंटर कर चुकेगी किसमें, मैच्योरेशन फेज के मियोसिस फर्स्ट स्टेज के, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज के डिप्लोटीन स्टेज में, और वहीं जा करके वो रुकी रहेगी। यानी एक फीमेल फिटस जब पैदा होगा एक फीमेल चाइल्ड के रूप में, तो उसके ओवरी में जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है उसमें मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट हो चुका होगा, ग्रोथ फेज कंप्लीट हो चुका होगा, और मैच्योरेशन फेज का जो फर्स्ट पार्ट है यानी मियोसिस फर्स्ट, उसका प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन तक का स्टेज कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि जो ओजेनेसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट, मैच्योरेशन फेज के प्रोफेज फर्स्ट तक का के डिप्लोटीन स्टेज तक का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका रहता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो हम ये भी लिखना पड़ेगा कि इसको मेंशन कर लेंगे कि मैच्योरेशन फेज में जो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है और उसमें जो डिप्लोटीन स्टेज होती है, डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज का सम पार्ट, डिप्लोटीन स्टेज का कुछ हिस्सा is also completed during embryonic stage, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि पूरा मैच्योरेशन फेज नहीं, लेकिन मैच्योरेशन फेज का जो अर्ली पार्ट होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अर्ली पार्ट ऑफ मैच्योरेशन फेज, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्ली पार्ट ऑफ मैच्योरेशन फेज is also completed during embryonic stage या during embryonic development। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहां तो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर कंपेयर करिए तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो शुरू ही होता है 14 साल या 15 साल की एज में मेल्स में, और यहाँ ओजेनेसिस शुरू भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गया और उसका मल्टीप्लिकेशन फेज भी खत्म हो गया, ग्रोथ फेज भी खत्म हो गया, और मैच्योरेशन फेज का जो अर्ली पार्ट है वो भी खत्म हो गया। और जब हम मैच्योरेशन फेज का अर्ली पार्ट बोलते हैं तो मेरा मतलब होता है मैच्योरेशन फेज के मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, डिप्लोटीन स्टेज के कुछ हिस्से समाप्त हो चुके रहते हैं, ठीक, और ये स्टेज पर ही रुका रहता है ओजेनेसिस, ठीक है। और इसके आगे फिर शुरुआत होती है जब फीमेल पैदा हो गई और 12 साल की उम्र तक पहुंच गई, यानी जब उसमें प्यूबर्टी आ गई, 12 साल, 13 साल, 14 साल, जब भी उस फीमेल में प्यूबर्टी आएगी तो फिर इसके आगे का स्टेज फिर से स्टार्ट होगा, जहां से रुका है वहां से फिर आगे बढ़ेगी चीजें, और ओजेनेसिस उसके बाद जाके कंप्लीट होगा। अब हम ओजेनेसिस के डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ओवरी की दीवार है, ओवरी की दीवार में थोड़ा सा अंदर आपको कुछ ओवोनिया
मिलेंगे जिनको कि गैमीट मदर सेल या जर्म सेल कहा जाएगा। तो ये ओगोनिया है, ठीक है, ये ओगोनिया है, तो हमने लिख दिया है गैमीट मदर सेल, ठीक है। और ये जो गैमीट मदर सेल है, इन्हीं को, ये जो गैमीट मदर सेल है, इन्हीं को ओगोनिया कहा जाता है। तो ये ओगोनिया हो गया, ठीक है, ओगोनिया हो गया। और ये ओगोनिया फिर रिपीटेड माइटोसिस दिखाएंगे, बार बार माइटोसिस दिखाएंगे, और इससे और ज्यादा ओगोनिया की संख्या बढ़ेगी। इस तरह का चीज आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो यहां पर ये सिमिलरिटी आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से ओगोनिया की काफी मात्रा बढ़ेगी, काफी संख्या बढ़ेगी। तो ये न्यू जनरेशन ओगोनिया आप इनको कह देंगे, न्यू जनरेशन ऑफ ओगोनिया, ठीक है, न्यू जनरेशन ऑफ ओगोनिया। कई किताबों में इसको ओगोनिया टाइप बी लिखा जाता है, इसको ओगोनिया टाइप ए, इसको ओगोनिया टाइप बी, बट आप इसको न्यू जनरेशन ऑफ ओगोनिया कहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद बने हैं तो नया जनरेशन हुआ ना, और इसी को मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग ओगोनिया है या गैमीट मदर सेल है, उससे और सारी ढेर सारी नई ओगोनिया का बनना, इसी को मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज। तो जेनेसिस का जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है वो ये है, ठीक है। अब इसके बाद इसी में से कुछ ओगोनिया ग्रो करके बड़े हो जाते हैं, कुछ ओगोनिया ग्रो करके बड़े हो जाते हैं। जैसे ये ग्रो करके बड़ा हो गया, ये ग्रो करके बड़ा हो गया, ठीक है। और जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में भी कुछ जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ज्यादातर स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके बड़े हो जाते थे, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म बनने हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म बनने हैं। यहां पर मिलियंस ऑफ ओसाइट नहीं बननी है, आगे जो सेल्स होगी उनको ओसाइट कहा जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देखेंगे कि जो ग्रोथ होता है वो ज्यादातर स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ होता है, इसका भी ग्रोथ होगा, इसका भी ग्रोथ होगा, इसका भी ग्रोथ होगा। लेकिन जब ओजेनेसिस में जो आपको ओगोनिया दिखेंगे उसमें से केवल कुछ ही का ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ कुछ ही सेल का होता है ओजेनेसिस के केस में, जबकि ग्रोथ बहुत सारे सेल्स का होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में। तो ये भी एक अंतर आप देख रहे हैं, तो अंतर समझते चलिए। तो जो ग्रो करके सेल बनेगी उसको कहेंगे प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो ओगोनिया से प्राइमरी oocyte का बनना, ठीक है ना, न्यू जनरेशन ओगोनिया से प्राइमरी oocyte का बनना ग्रोथ करके, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। तो ये दूसरा फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ग्रोथ फेज हो गया, ठीक। तो आप ऑब्जर्व करिए, ओगोनिया से न्यू जनरेशन ओगोनिया बना, डिवीजन से सेल डिवीजन से माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, रिपीटेड माइटोसिस, बार बार माइटोसिस होता जाएगा कई जनरेशन तक, और एक समय बाद माइटोसिस रुक जाएगा। उसके बाद सिर्फ ग्रोथ होगा, उन्हीं में से तमाम सेल्स का, न्यू जनरेशन की ओगोनिया में से ही ग्रोथ होगा, और सेल की साइज बड़ी हो जाएगी, तो उसको प्राइमरी oocyte बोलने लगेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया और ग्रोथ फेज हो गया। अब इसके बाद ये जो प्राइमरी oocyte होती है, अब इसमें मैच्योरेशन फेज की शुरुआत होगी। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? ये प्राइमरी oocyte जो है ये पहुंच जाएगी डिप्लोटिन स्टेज में। आप कह सकते हैं कि इसमें डिप्लोटिन स्टेज आ जाएगा। तो आप यहां मेंशन कर देंगे कि प्राइमरी oocyte enters in prophase, first enters in diplotin stage of prophase first, of meiosis first, of maturation division first, maturation phase, ठीक है, ऐसे। तो आप यहां देख रहे हैं
कि प्राइमरी ओसाइट फिर इंटर कर जाती है किस स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ऑफ मैचुरेशन फेज, ये इंटर कर गई, ठीक है, एंड गेट अरेस्टेड देयर, और वहीं रुकी रहती है, ठीक है, एंड गेट अरेस्टेड देयर। तो अरेस्टेड एट दिस स्टेज, और इसी स्टेज पर वो अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। अब ओजेनेसिस रुक चुका है यहां तक पहुंच करके। उसके बाद अब ये मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो डॉट लाइन हमने बना दी, ये ओजेनेसिस का वो स्टेज है जो पैदा होने से पहले यानी प्यूबर्टी से पहले का स्टेज है। तो ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो ये जो है जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब इसके बाद फीमेल फिटस एक फीमेल चाइल्ड के रूप में पैदा होगी, तो बर्थ होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये बर्थ हो गया, दिस इज बर्थ, क्योंकि बर्थ से पहले तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, और बर्थ के बाद ओवरी में यही सेम चीज आपको मिलेगी एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद बर्थ के बाद चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड आ गया, ठीक, चाइल्डहुड के बाद फिर प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी आ गई। तो बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज चली आएगी प्यूबर्टी तक, ठीक है, आप ये समझिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये प्यूबर्टी में जब आप इस प्राइमरी ओसाइट को आप देखेंगे तो ये प्राइमरी ओसाइट उसी तरह होगी जैसे ये बर्थ के समय थी, यानी ये जो है प्राइमरी ओसाइट डिप्लोटीन स्टेज वाली होगी, वही सेम प्रॉपर्टी आप देखेंगे जैसे जो बर्थ के समय थी। अरेस्टेड रुकी हुई मिलेगी आपको डिप्लोटीन स्टेज में, रुकी हुई मिलेगी, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक इस प्राइमरी ओसाइट में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। अब ये लगभग 10-12 साल 13 साल तो हो गया, पैदा होने के 12-13 साल बाद समझिए प्यूबर्टी आती है फीमेल में, तो 12 साल तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ प्राइमरी ओसाइट में, यानी बहुत लंबे समय तक ये रुकी हुई है एक पर्टिकुलर स्टेज में। और ये ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी बुक में मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट लिखा है, डिप्लोटीन स्टेज का नाम नहीं लिखा है, बट सवाल में मैंने देखा है इसको, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। अब इसके बाद जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है, जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स नाम सुने होंगे आप, ओवरी से भी हार्मोन्स निकलते हैं, तो मेनली जो गोनाडोट्रोपिन्स निकलते हैं, एफएसएच निकलता है, एलएच निकलता है, तो इन सब हार्मोन का जो इन्फ्लुएंस पड़ता है, अचानक से इनका लेवल प्यूबर्टी आने पर बढ़ जाता है बॉडी में, और उसका असर पड़ता है फिर ओजेनेसिस के आगे के स्टेप पर, ठीक है। तो अब प्राइमरी ओसाइट जो है इसमें यही मैचुरेशन फेज कंप्लीट होगा। मैचुरेशन फेज में भी एक्चुअली 2 पार्ट होता है, मैचुरेशन फेज फर्स्ट और मैचुरेशन फेज सेकंड। तो उसमें मैचुरेशन फेज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखना चाहेंगे कि जो मैचुरेशन फेज होता है उसमें भी 2 पार्ट होता है। मैचुरेशन फेज में 2 पार्ट होता है। एक होता है मैचुरेशन, एक तरह का डिवीजन वाला फेज है, मियोसिस होता है। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस चलता है, ठीक है ना, मियोसिस अकर्स। तो मैचुरेशन में मैचुरेशन डिवीजन जिसको बोलते हैं, तो मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट और मैचुरेशन डिवीजन सेकंड, ठीक है ना। तो मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट और मैचुरेशन डिवीजन सेकंड। मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट का मतलब होता है मियोसिस फर्स्ट, और मैचुरेशन डिवीजन सेकंड का मतलब होता है मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर लीजिए। तो मैचुरेशन फेज में मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट यानी कि मियोसिस फर्स्ट, और मैचुरेशन डिवीजन सेकंड का मतलब होता है मियोसिस सेकंड। ये मतलब मियोसिस के ही 2 पार्ट हैं।
मैचुरेशन डिवीजन को मियोसिस ही कहते हैं, ठीक है ना। और मियोसिस आप पढ़े होंगे, उसमें दो होता है, पहले एक से दो सेल बनती है, मियोसिस फर्स्ट, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। और मैचुरेशन डिवीजन सेकंड मतलब मियोसिस सेकंड, जिसमें फिर दो सेल जो बनी है उनसे फिर 4 सेल बन जाती हैं, ठीक है। और वो माइटोसिस जैसा होता है, तो वो चीज़ अभी आगे मैं लिखूंगा भी। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्राइमरी ओसाइट प्यूबर्टी स्टेज तक पहुँच गई है। अब इसमें मैचुरेशन डिवीजन कंप्लीट होता है, मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट, और इससे 2 सेल बनती हैं, ठीक है। अब इससे 2 सेल बनती हैं, ठीक है, एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है, ठीक है। ये जो छोटी सेल बनती है ये इसी बड़ी सेल से चिपकी रहती है, तो हम बेहतर है कि इसको ऐसे चिपकाते हुए बना देते हैं, ऐसे, ये देखिए ऐसे मोड़ देते हैं, ये। तो एक सेल बड़ी बनती है, एक सेल छोटी बनती है। जनरली आप देखते हो जब सेल डिवीजन होता है तो 2 बराबर सेल्स बनती हैं, एक सेल से 2 बराबर साइज वाली सेल्स बनती हैं, ठीक है ना। इक्वल डॉटर सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं जब सेल डिवीजन होता है तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब सेल डिवीजन हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि एक पैरेंट सेल से एक सेल छोटी बन रही है और दूसरी सेल बड़ी बन रही है, तो यानी अनइक्वल डॉटर सेल बन गया इसमें, अनइक्वल डॉटर सेल। तो ये भी एक विशेष पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा, अनइक्वल डॉटर सेल्स यहाँ मिल गई, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल। तो यहाँ पर एक छोटी सेल बन गई और एक बड़ी सेल बन गई, और आप कहेंगे कि ये प्राइमरी ओसाइट जो अरेस्टेड प्राइमरी ओसाइट थी उससे फिर जो 2 डॉटर सेल्स बनी, एक को बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte, ठीक है, इसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte, और इसको कहेंगे पोलर बॉडी फर्स्ट, पोलर बॉडी फर्स्ट, ठीक है। तो ये पोलर बॉडी फर्स्ट हो गया, ये क्लियर हो गया। तो पोलर बॉडी फर्स्ट बना और सेकेंडरी oocyte बना। अब आगे चल करके एक और पोलर बॉडी बनती है तो उसको सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे, और इसलिए इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कह रहे हैं। तो छोटी सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे और बड़ी सेल को सेकेंडरी oocyte कहेंगे। और ये सेल बड़ी इसीलिए है क्योंकि प्राइमरी oocyte का ज्यादातर साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte के हिस्से में आया है, इसका सारा साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट मिल गया है, और पोलर बॉडी को बहुत कम साइटोप्लाज्म मिला है, बहुत कम। तो कुछ समय बाद ये पोलर बॉडी नष्ट हो जाती है, क्योंकि इतना कम साइटोप्लाज्म है कि इसका जीवन अवधि बहुत लंबा नहीं चलता, तो ये सूख के खत्म हो जाएगी सेल, ये तो लेटर ऑन गेट डिस्ट्रॉयड। या कभी कभी कुछ किताबों में लिखा है कि ये भी आगे चल करके आगे इस सेल में डिवीजन होगा, तभी तो मैचुरेशन डिवीजन सेकंड चलेगा। अभी तो मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट हुआ था जिसमें प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर के फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनाते हैं। अब इसमें मैचुरेशन डिवीजन सेकंड होगा तो तब फिर वो मैच्योर ओवम बनेगा, फाइनल ओवम बनेगा, और एक और पोलर बॉडी बनेगी जिसको पोलर बॉडी सेकंड कहेंगे। इस पोलर बॉडी फर्स्ट में डिवीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट डिवाइड, ये किताबों में लिखा जाता है। तो पोलर बॉडी फर्स्ट जो है आगे चल करके मे और मे नॉट डिवाइड, ठीक है। अगर जिंदा रही तो डिवाइड कर जाएगी, नहीं जिंदा रही तो डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी oocyte होता है उसको प्राइमरी oocyte का बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म मिल जाता है, तो इट रिसीव्स बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म, गेट बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म, get bulk of cytoplasm from PO मतलब प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte का बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म इसको मिल जाता है सेकेंडरी oocyte को, और उसकी वजह क्या है कि इसी से आगे चल के जब स्पर्म फ्यूज करेगा, स्पर्म का फ्यूजन सेकेंडरी oocyte से होता है, अभी बता रहे आगे, तो जो जाइगोट बनेगा तो जाइगोट, और स्पर्म का साइज बहुत छोटा होता है, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। तो जाइगोट में बनाने में सेकेंडरी oocyte एक तरफ स्पर्म में दोनों फ्यूज किए तो जाइगोट बना, तो स्पर्म में साइटोप्लाज्म बहुत कम है, तो जो भी जाइगोट में साइटोप्लाज्म जा रहा है वो किसका जा रहा है, सेकेंडरी oocyte का जा रहा है, क्योंकि वही मेन सोर्स है जाइगोट के साइटोप्लाज्म का। तो और सेकेंडरी oocyte में साइटोप्लाज्म आ रहा है किसका, प्राइमरी oocyte का, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा। तो सेकेंडरी oocyte गेट बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम प्राइमरी oocyte, एंड
दिस साइटोप्लाज्म इज कंट्रीब्यूटेड टू द जाइगोट, और ये साइटोप्लाज्म को कंट्रीब्यूट करना है जाइगोट को। तो एनसीईआरटी बुक में सवाल पूछा है कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट में जो साइटोप्लाज्म बहुत सारा आ जाता है प्राइमरी ओसाइट से, और पोलर बॉडी के हिस्से में बहुत कम साइटोप्लाज्म आता है, तो क्यों आता है सेकेंडरी ओसाइट के हिस्से में? अरे भाई इसीलिए आता है क्योंकि उसको जाइगोट को कंट्रीब्यूट करना है, इस साइटोप्लाज्म को आगे चल के जाइगोट को देना है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें साइटोप्लाज्म सेकेंडरी ओसाइट से ही तो मेनली जाता है। ठीक है, हो गया। तो इस स्टेज को बोलेंगे आप, यानी प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट स्टेज को बोलेंगे, ये प्राइमरी ओसाइट है बेटा, तो इस स्टेज को बोलेंगे मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट। तो ये हो गया मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट। तो मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट है, और ये मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट को ही हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और इसी को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो यहां पहली बार क्रोमोसोम नंबर हाफ आपको मिलेगा, रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट को ही रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट का बनना, ये मैच्योरेशन फेज का मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मैच्योरेशन डिवीजन जो है ये पूरा का पूरा समझिए, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट जो आ गया, इसको मैं इधर लिख देता हूं, उधर जगह नहीं है, तो यहां से यहां तक का बनना ये समझिए, ये मैच्योरेशन डिवीजन तो है। यहां पर मैच्योरेशन डिवीजन में इंटर कर गई थी, देख रहे हैं, मैच्योरेशन फेज में इंटर कर गई थी। अब जाकर के मैच्योरेशन फेज का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, मैच्योरेशन फर्स्ट हुआ, तो काफी लंबा चला ना, यानी मैच्योरेशन फेज काफी लंबा चला। और मैच्योरेशन फेज का कौन सा पार्ट? मैच्योरेशन फेज का पहला पार्ट, मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट। यहां के बाद उसको डिवीजन करने के लिए 14-13 साल का इंतजार करना पड़ा। तो ये हो गया ये जो स्टेज हुआ इसको बोलेंगे मैच्योरेशन फेज फर्स्ट या मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट। तो ये मैच्योरेशन फेज ही है बेटा, मैच्योरेशन फेज फर्स्ट, फेज फर्स्ट, और जिसमें एक तरह से वो इंटर मियोसिस फर्स्ट में कर चुकी थी, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। देखो मियोसिस फर्स्ट में इंटर तो कर चुकी थी, हाँ, 14 साल बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो मियोसिस इज कंप्लीटेड अब जाकर के, तो मैच्योरेशन फेज फर्स्ट काफी लंबा भी था। तो प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनता है और पोलर बॉडी बनती है मैच्योरेशन फेज फर्स्ट में, और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है क्योंकि रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बेटा? तो लिख लीजिए, जो क्रोमोसोम नंबर होगा ओगोनिया में, जितनी ओगोनिया है उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होगा, ठीक है, डिप्लॉयड। और ये 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 46, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइमरी ओसाइट होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, ग्रो करेगा, और ये जो भी ये इंटर कर गया डिप्लोटीन में, सब डिप्लॉयड, ये सब डिप्लॉयड स्टेज, 2n = 46। लेकिन जब सेकेंडरी ओसाइट में पोलर बॉडी बनेगा तो ये रिडक्शन डिवीजन से बन रहा है, तो यहां क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, यानी ये n = 23 हो जाएगा, पोलर बॉडी भी n = 23 हो जाएगी, यानी ये हैप्लॉइड सेल्स हो जाएंगे। ये सारी स्टेजेस डिप्लॉयड हैं, और ये स्टेज क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंडरी ओसाइट होती है, सेकेंडरी ओसाइट होती है, ये सेकेंडरी ओसाइट फिर इंटर कर जाती है, किसमें इंटर कर जाती है? मैच्योरेशन डिवीजन सेकंड में, यानी अब इसमें ये मियोसिस सेकंड में इंटर कर जाती है, और मियोसिस सेकंड में इंटर करके, ये मियोसिस सेकंड में इंटर कर जाती है, ये ध्यान रखिएगा, और ये मियोसिस सेकंड में इंटर करके उसके मेटाफेज स्टेज में रुकी रहती है, मेटाफेज स्टेज में रुक जाती है। एक बार फिर ओजेनेसिस रुका, ओजेनेसिस रुक गया, दोबारा रुका किस स्टेज में? सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में, ठीक है। और सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में रुका किस स्टेज में? मियोसिस सेकंड के मेटाफेज स्टेज में। तो यहां लिख देंगे कि इसको आप मेंशन करेंगे कि सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, इंटर्स इन मेटाफेज सेकंड, क्योंकि मियोसिस सेकंड का जो मेटाफेज होगा उसको मेटाफेज सेकंड कहेंगे, मेटाफेज सेकंड ऑफ
मियोसिस सेकेंड, ठीक। तो सेकेंडरी oocyte enters in मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, यानी वो मैच्योरेशन डिवीजन सेकेंड में एंटर कर गया है, लेकिन कंप्लीट नहीं अभी हुआ है। वो तब कंप्लीट होगा जब स्पर्म का फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? स्पर्म का फ्यूजन होगा। तो स्पर्म का फ्यूजन तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो यानी फैलोपियन ट्यूब जब आएगा, फैलोपियन ट्यूब में जब ये पहुंचेगा ओवुलेशन के बाद, तो आप देखेंगे इसी स्टेज में ओवुलेशन होता है, यानी कि ओवरी से बाहर आता है। ये ओवरी है, तो ओवरी से बाहर आना इसका बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये सेकेंडरी oocyte हो गया, और इसके साथ एक पोलर बॉडी चिपकी हुई है, यही पोलर बॉडी ये है, ये सेकेंडरी oocyte है। और यहां मैं लिख देता हूं ओव्यूलेशन, यानी अब ओव्यूलेशन हो गया। तो ओव्यूलेशन में जो ओवम निकलता है वो है क्या? वो सेकेंडरी oocyte है। अब जब सेकेंडरी oocyte का ओवरी से बाहर निकलना हुआ, यानी ओवुलेशन हुआ, तो ये सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ चिपकी बाहर निकलेगी, और ओवुलेशन के बाद ये ओवरी से कहां जाती है निकल करके? फैलोपियन ट्यूब में जाती है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में मान लीजिए इंटर करी, और वहां जब स्पर्म फ्यूज करेगा, तो जब स्पर्म फ्यूज करेगा तब इसका मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म। तो यानी जो सेकेंडरी oocyte निकलती है ओवुलेशन से, वो किस फेज में अरेस्टेड रहती है? वो रहती है मेटाफेज सेकेंड फेज में, मियोसिस सेकेंड के। तो आप यहां लिख देंगे कि इट इज अरेस्टेड। तो ये जो अरेस्टेड एट दिस स्टेज, अरेस्टेड एट दिस स्टेज, यानी सेकेंडरी oocyte अपने आप को किस स्टेज में अरेस्ट कर देती है? तब तक उसमें मैच्योरेशन फेज सेकंड कंप्लीट नहीं होगा, जब तक उसका स्पर्म के साथ फ्यूजन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया? तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना आफ्टर अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, और सेकेंडरी oocyte बनने के बाद, सेकेंडरी oocyte जब बन गया तो बोल देंगे मैच्योरेशन डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब मैच्योरेशन डिवीजन सेकंड भी शुरू हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, ठीक। और मैच्योरेशन डिवीजन सेकंड का, यानी मियोसिस सेकंड, जो जिसको कि हम माइटोसिस भी कहते हैं, उसका प्रोफेज सेकंड बीत गया। जब मेटाफेज सेकंड आया तो वो सेल वहीं रुक गई, और इसी स्टेज में ओवुलेशन हो गया, ठीक है। तो ओवुलेशन में आप डिफिनीशन देते हैं, रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो सेकेंडरी oocyte को भी ओवम कहते हैं। ये जितने भी स्टेजेस देख रहे हैं, ओवोनिया को भी ओवम बोलेंगे, प्राइमरी oocyte को भी ओवम बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte को भी ओवम बोलेंगे। ऑल द सेल्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis आर कॉल्ड ओवम। बस ये है मैच्योर ओवम और इमेच्योर ओवम, ये सब इमेच्योर ओवम है। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवोनिया, दीज आर ऑल इमेच्योर ओवम। मैच्योर ओवम तो तब बनेगा जब oogenesis कंप्लीट होगा। oogenesis कंप्लीट तो फैलोपियन ट्यूब में होगा, क्योंकि जब तक सेकेंडरी oocyte जो कि अरेस्टेड है मेटाफेज सेकंड में, इसके साथ स्पर्म नहीं मिलेगा, तब तक तो मैच्योरेशन डिवीजन सेकंड पूरा नहीं होगा, मियोसिस पूरा नहीं होगा, एक और पोलर बॉडी नहीं बनेगी। तो कैसे बोल देंगे oogenesis कंप्लीट हुआ? तो oogenesis की शुरुआत तो ओवरी में हो जाती है, मगर कंप्लीशन ओवरी में नहीं होता है। कहाँ होता है? जब स्पर्म फ्यूज कर रहा होता है। कहाँ फ्यूज कर रहा होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो oogenesis कंप्लीट होता है फैलोपियन ट्यूब में। आइए इसको आगे लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ओवरी से, ये ओवरी मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो ओवरी से ये इसको हम थोड़ा और नीचे बना देते हैं कि ओवरी ये मान लीजिए, और ओवरी से ये रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte, और इसके साथ ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज हुआ, और ये आपको ध्यान रखिए अरेस्टेड है। किस स्टेज में अरेस्टेड है? अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड, ठीक है, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड ही एक्चुअली क्या है? माइटोसिस जैसा होता है, ठीक है। अब ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो ये जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, ओवुलेशन होने के बाद ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, ठीक, ये ओवुलेशन हो गया और ये फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब यहाँ के बाद जो भी चीज हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है।
इन फलोपियन ट्यूब। ये निकला और कहाँ चला गया? फलोपियन ट्यूब में। अब फलोपियन ट्यूब में आप देखिए इसके पोलर बॉडी फर्स्ट है और ये सेकेंडरी ओसाइट है और इसके साथ स्पर्म का फ्यूजन हुआ। ये स्पर्म देखिए आकर के फ्यूज किया और जब स्पर्म फ्यूज कर जाएगा स्पर्म के एंट्री हो जाएगी। लेकिन अभी देखिए स्पर्म अभी फ्यूज किया है तो स्पर्म अपना न्यूक्लियस भी इसको देगा, अपना साइटोप्लाज्म इसको देगा, जो भी थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म इसके पास है। तो न्यूक्लियस अंदर जाएगा तो अभी ये मेटाफेज सेकंड स्टेज में अरेस्टेड है तो अभी इसका न्यूक्लियस नहीं बना है। क्यों? आप समझ रहे होंगे क्योंकि सेल डिवीजन के जब मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज स्टेज में आप रहते हैं, देखते होंगे तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है। तो न्यूक्लियस रहेगा नहीं तो स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज किससे करेगा? तो इसलिए स्पर्म जब अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दे देता है इस सेकेंडरी ओसाइट को तो अभी इसके अंदर न्यूक्लियस बना नहीं है तो फ्यूजन नहीं होता है। तो केवल न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, स्पर्म का फ्यूजन तो हो गया है। तो स्पर्म के कुछ फैक्टर्स जाते हैं इस सेकेंडरी ओसाइट में और कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, कंप्लीट करा देते हैं किस स्टेज को? मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करा देते हैं। तो आप एक ऐसा चित्र बनाएंगे जिसमें कि इसका एक न्यूक्लियस बन जाता है और तब तक ये स्पर्म काफी फ्यूज कर चुका रहता है। ठीक है, और स्पर्म भी अपना न्यूक्लियस इसको दे देता है जिसको हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं। तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस है चला गया है फ्यूजन की वजह से। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस बना है क्योंकि जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो सेल का खुद का न्यूक्लियस बनेगा और वो सेल डिवाइड भी तो होगी। तो ये सेल जब डिवाइड करेगी तो एक पोलर बॉडी और बनाएगी और ये पोलर बॉडी पहले का बना हुआ है। समझ में आया? तो आप ध्यान रखेंगे कि ये पोलर बॉडी नया बना है, समझिएगा, ये पोलर बॉडी न्यूली फॉर्म, तो इसको पोलर बॉडी सेकंड कह देंगे। तो ये हो गया पोलर बॉडी सेकंड और ये पोलर बॉडी क्योंकि पहले बनी हुई थी, ठीक है ना, तो ये हो गया पोलर बॉडी फर्स्ट। पोलर बॉडी फर्स्ट, तो ये पोलर बॉडी ये वाली और ये पोलर बॉडी इस सेल के डिवीजन से बनी है। ये सेल जब डिवाइड करेगी तो एक छोटा सेल बनाएगी और एक बड़ा सेल बनाएगी। तो बड़ा सेल बनाएगी वो यही वाली सेल है, इसमें बीच में वॉल बन जाएगा तो छोटी सेल निकल आएगी, इसमें न्यूक्लियस चला जाएगा और इसमें एक अपना नया न्यूक्लियस आ जाएगा। तो स्पर्म फ्यूजन आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब हो रहा होता है तो उसी दौरान आप देखेंगे जो सेकेंडरी ओसाइट है वो मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस स्टेज को ही बोला जाता है मैच्योर ओवम। तो ये जो स्टेज है यही मैच्योर ओवम है और अब जा करके स्पर्म ओजेनेसिस पूरा हो गया। तो पोलर बॉडी सेकंड बन गई, ये पोलर बॉडी फर्स्ट पहले बनी हुई थी। ये आपको समझ में आ गया, ये स्पर्म फ्यूज किया है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक, और ये न्यूक्लियस इसमें कंप्लीट हुआ है। तो यहां लिख देंगे कि मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटेड जब स्पर्म का फ्यूजन होगा। तो इन फैलोपियन ट्यूब मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटेड। अब जा करके मैच्योरेशन डिवीजन पूरा कंप्लीट हुआ। ये लास्ट स्टेज होती है ओजेनेसिस की। तो ओजेनेसिस के लास्ट स्टेज बड़ा अजीब सा होता है। इसमें एक स्पर्म उस एक सेल से चिपका हुआ दिखाई देगा, वही सेल जिसको हम मैच्योर कहेंगे, और उस सेल से दो छोटे छोटे सेल और चिपके हुए दिखाई देंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी। हो सकता है फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड कर जाते हो तो इससे भी दो पोलर बॉडी बने, एक ये और एक और, तो टोटल 3 पोलर बॉडी बन जाएंगे। भाई इस पोलर बॉडी से भी 2 सेल बन गई तो वो 2 सेल भी चिपकी रहेगी, और ये वाली पोलर बॉडी अभी बनी है तो टोटल कितने पोलर बॉडी हो जाएंगे? 3। तो मैक्सिमम 3 पोलर बॉडी दिख सकते हैं अगर फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड हुई तो। अगर फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं डिवाइड हुई तो 2 पोलर बॉडी दिखेंगे, दूसरा वाला और पहला वाला। तो पोलर बॉडी में भी 2 और 3, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, ये एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ओजेनेसिस का जो स्टेप है अगर आप इसको 2 बार लेक्चर सुन लेंगे और बना के कॉपी पर आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार ध्यान रखिए कि ओजेनेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है। तो ओजेनेसिस का प्रोसेस ओवरी में भी होता है और फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। शुरुआती जो प्रोसेस है सारा यहाँ से यहाँ तक वो ओवरी में हो रहा है। आफ्टर ओव्यूलेशन, ये मत सोचेगा कि ओव्यूलेशन हो गया तो फिर इसका ओजेनेसिस पूरा हो गया होगा, नहीं।
ओवुलेशन के बाद भी फलोपियन ट्यूब में स्पर्म जब फ्यूज करेगा सेकेंडरी ओसाइट से, तब उसका डिवीजन पूरा होगा और तब जाकर के जो है कहेंगे ओजेनेसिस पूरा हो गया। ठीक है, तो अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी ओसाइट है ये फलोपियन ट्यूब में इंटर करेगी आफ्टर ओवुलेशन, और ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसके साथ जब स्पर्म फ्यूज करेगा तो इसका जो मेटाफेज सेकेंड स्टेज है वो आगे बढ़ेगा और इसमें डिवीजन होगा इस सेल में। जब इस सेल में डिवीजन होगा तो एक सेल ये बनेगी और एक सेल और बनेगी छोटी। तो यहां भी दोबारा आप देखेंगे अनइक्वल डॉटर सेल्स बन रही हैं, यानी जो मियोसिस सेकंड होता है इसमें भी अनइक्वल डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, इसमें भी अनइक्वल डॉटर सेल्स बनती हैं। तो मियोसिस सेकंड हो चाहे मियोसिस फर्स्ट, आप देखिए मियोसिस फर्स्ट हुआ था तो अनइक्वल डॉटर सेल बनी थी, मियोसिस सेकंड हुआ है, ये मियोसिस सेकंड हो रहा है तो अनइक्वल, ये मियोसिस सेकंड हो रहा है तो अनइक्वल डॉटर सेल बनने, ये छोटी वाली डॉटर सेल और ये बड़ी वाली डॉटर सेल। और जो बड़ी वाली डॉटर सेल होगी उसी को बोलेंगे मैच्योर ओवम, जिसमें कि स्पर्म फ्यूज कर रहा है। तो एक मैच्योर ओवम में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई देगा। देखिए मैच्योर ओवम में दो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये काला और एक लाल। ये जो काला न्यूक्लियस दिख रहा है वो इसी मैच्योर ओवम का खुद का न्यूक्लियस है, और ये जो लाल न्यूक्लियस है ये स्पर्म ने दिया हुआ है। तो ये क्योंकि बड़ा अजीब सी घटना हो रही है ना कि स्पर्म भी उसी समय फ्यूज हो रहा है, वो सेल भी उसी समय डिवाइड हो रही है। तो जब डिवाइड होगी तो छोटी सेल बनने ही बननी है, वो पोलर बॉडी सेकंड है, और जो बड़ी सेल बनेगी जिसमें कि स्पर्म फ्यूज कर रहा था वो बड़ी सेल ही रह जाएगी, उसको हम मैच्योर ओवम कह देंगे। तो आप ओजेनेसिस के स्टेज को फिर से सुन लीजिए, ओगोनिया, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट के बाद मैच्योर ओवम, सेकेंडरी ओसाइट के बाद क्या बन गया मैच्योर ओवम, और पोलर बॉडी फर्स्ट और पोलर बॉडी सेकंड। पोलर बॉडी फर्स्ट में और मे नॉट डिवाइड, अगर डिवाइड कर जाएगी तो टोटल पोलर बॉडी ओजेनेसिस के प्रोसेस में कितने बन जाएंगे 3, और नहीं डिवाइड करेगी तो 2। तो ये ओजेनेसिस का पूरा प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है। 2 स्टेज में सेल्स ओजेनेसिस की अरेस्टेड रहती हैं। प्राइमरी ओसाइट अरेस्टेड रहती है डिप्लोइडिक स्टेज में मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, और जो सेकेंडरी ओसाइट होती है वो अरेस्टेड रहती है मेटाफेज सेकंड में, मियोसिस सेकंड के। यानी मैचुरेशन डिवीजन में ही आपको ध्यान रखना है। जो मैचुरेशन डिवीजन है काफी लंबा चलता है। मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट प्यूबर्टी आने पर पूरा होता है, और मैचुरेशन डिवीजन सेकंड कब पूरा होता है, फर्टिलाइजेशन का पूरा होता है। जब स्पर्म फ्यूज कर रहा है ओवम से तभी तो पूरा हुआ। ये मैचुरेशन देखिए मियोसिस सेकंड यानी मैचुरेशन डिवीजन सेकंड, ये तभी पूरा हुआ जब स्पर्म फ्यूज हुआ। तो अगर एक फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसका ओजेनेसिस कभी पूरा नहीं होगा। मान लीजिए एक फीमेल है, अनमैरिड फीमेल है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। स्पर्म की एंट्री फैलोपियन ट्यूब में जब तक नहीं होगी तब तक उसमें सेकेंडरी ओवम, सेकेंडरी ओसाइट ही तो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, उसको वहां स्पर्म नहीं मिला तो फिर कहां से मैच्योर ओवम बनेगा। तो कैसे बोलेंगे कि उसको ओजेनेसिस पूरा हो गया। तो एक अनमैरिड फीमेल में कभी भी, यानी कहने का मतलब अगर उसमें कभी स्पर्म की एंट्री नहीं होगी फैलोपियन ट्यूब में तो कभी भी उसका ओजेनेसिस पूरा नहीं होगा। आइए एक बार फिर प्लॉइडी को समझा जाए, ओजेनेसिस की जो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी प्लॉइडी, और जो ओजेनेसिस के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं सेल्स के उनको भी फाइनली। ठीक है, तो जो पहली स्टेज होती है सेल की, आप जान रहे हैं ओगोनिया बोलेंगे उसको। ठीक है, ओगोनिया से फिर प्राइमरी ओसाइट बनता है, ये भी आपने नाम सुना होगा, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट से फिर सेकेंडरी ओसाइट बनता है और पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ओसाइट आपने लिख दिया, और ये पोलर बॉडी हो गया, पोलर बॉडी फर्स्ट। ठीक है, और सेकेंडरी ओसाइट से फिर जब इससे फ्यूजन हो जाता है स्पर्म का तो इससे फिर ओवम बन जाता है, और इसी को हम लिखेंगे मैच्योर ओवम। और इस मैच्योर ओवम के साथ ये फर्स्ट पोलर बॉडी चिपकी रहेगी, ये सेकेंडरी ओसाइट की, और एक दूसरी पोलर बॉडी और बन जाएगी। तो ये हो गया पोलर बॉडी फर्स्ट और ये हो गया पोलर बॉडी सेकंड। तो पोलर बॉडी सेकंड, ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ आप स्पर्म फ्यूज होते हुए भी दिखाएंगे। ठीक है, स्पर्म फ्यूज हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इसी तरह का स्टेजेस आपने ओजेनेसिस में देखा, जिसको हमने अभी कुछ देर पहले बताया है। ठीक है, अब इनकी प्लॉइडी आप देखिए।
तो ओगोनिया जो है वो 2n होता है, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। प्राइमरी ओसाइट भी 2n होगा, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। प्राइमरी ओसाइट भी 2n होगा, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस से बनता है तो n हो जाएगा, n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम्स होंगे। पोलर बॉडी फर्स्ट है, n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और ये जो मैच्योर ओवम है, अभी इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। ये जो न्यूक्लियस है ये किसका न्यूक्लियस है? स्पर्म का न्यूक्लियस इसके अंदर है। तो मैच्योर ओवम में आपको दो न्यूक्लियस दिखेंगे, एक इस ओवम का न्यूक्लियस खुद जो काले रंग का है और एक लाल रंग का न्यूक्लियस जो उसको स्पर्म से मिला है। अभी जब तक ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे तब तक ये 2n नहीं होगा। और जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा तो फिर जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट बनने के लिए स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों का फ्यूज होना जरूरी है। तो जब जाइगोट बन जाएगा तो इसका प्लॉइडी जो होगा 2n, प्लॉइडी मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या, तो आप 2n इक्वल टू 46 देख लेंगे जाइगोट के अंदर। तो ये बात आपको समझ लेनी है। तो ओवम की जो प्लॉइडी होगी, मतलब ये ओवम की प्लॉइडी है, ओवम का न्यूक्लियस के अंदर n इज इक्वल टू 23 होगा, यही मैच्योर ओवम की प्लॉइडी है। और स्पर्म की भी प्लॉइडी आपको मालूम है, स्पर्म का न्यूक्लियस के अंदर n इज इक्वल टू 23 होगा, तो स्पर्म की प्लॉइडी n इज इक्वल टू 23 होगी। स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तभी तो जाइगोट में 2n इक्वल टू 46 होगा। पोलर बॉडी फर्स्ट, पोलर बॉडी सेकंड, ये दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसकी भी प्लॉइडी n इक्वल टू 23 होगी। कई बार जो पोलर बॉडी फर्स्ट है ये डिवाइड करेगी तो इससे दो पोलर बॉडी बनेंगे तो 3 पोलर बॉडी दिखाई देगा। तो पोलर बॉडी फर्स्ट डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, और डिजनरेट भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्पीशीज में, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट स्टेजेस ओजेनेसिस का, ठीक है। उसकी सेल्स ओजेनेसिस की स्टेजेस की अगर बात करिए तो आपको मालूम है ओगोनिया से बहुत सारी ओगोनिया जब बनती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन से, तो मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, और ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट बनता है तो ये ग्रोथ हो गया, ये ग्रोथ फेज हो गया, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन फेज नहीं दिखा है क्योंकि ओगोनिया का डिवीजन होगा माइटोसिस, तो उससे फिर ओगोनिया ही बनेगी न्यू जनरेशन की, तो वो मल्टीप्लिकेशन फेज है, इसके पहले हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये हो गया ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट बनना, ग्रोथ फेज, और प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनना और सेकेंडरी ओसाइट से मैच्योर ओवम बनना, ये पूरा का पूरा यही मैच्योरेशन फेज है, यही मैच्योरेशन फेज है, ठीक है। ये मैच्योरेशन फेज है बेटा। और इस मैच्योरेशन फेज में ये जो पहला वाला फेज है, ये जो पहला वाला फेज है, ये मतलब इससे ये बनना, इसको कहेंगे मैच्योरेशन फेज फर्स्ट, यानी ये हो गया मैच्योरेशन फेज फर्स्ट, मैच्योरेशन फेज फर्स्ट हो गया, ये खाली आपको रिपीट करा है। और सेकेंडरी ओसाइट से फिर मैच्योर ओवम बन जाना, इसको बोल देंगे मैच्योरेशन फेज सेकेंड, मैच्योरेशन फेज सेकेंड, ठीक है। और मैच्योरेशन फेज फर्स्ट मतलब आप जान रहे हैं यही मियोसिस होता है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यही मियोसिस फर्स्ट है, इसी को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, यही हमने आपको इसके पहले भी बताया था, तो केवल रिवाइज करा रहे हैं। और सेकेंडरी ओसाइट से मैच्योर ओवम बनना, ये डिवीजन हो रहा है, ये मियोसिस सेकंड है, मियोसिस सेकंड है, जो कि एक्चुअली माइटोसिस जैसा होता है, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं जो सेकेंडरी ओसाइट है और जो मैच्योर ओवम है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है? सेम। तो ये हो गया, आप देखेंगे मैच्योरेशन डिवीजन ही ओजेनेसिस का सबसे लंबा प्रोसेस होता है, ये भी दोबारा मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट अरेस्ट हो जाती है मैच्योरेशन फेज में इंटर करके, और 13 साल बाद 14 साल बाद प्यूबर्टी आने पर वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होती है। वो मैच्योरेशन डिवीजन, मैच्योरेशन फेज पार्ट 1 बीता, उसके बाद फिर सेकेंडरी ओसाइट निकलती है ओव्यूलेशन से, क्योंकि प्यूबर्टी आने के बाद ही ओव्यूलेशन शुरू होता है। तो जो ओव्यूलेशन में जो चीज़ निकल रहा होता है ओवरी से, दैट इज सेकेंडरी ओसाइट अलॉन्ग विथ इट्स फर्स्ट पोलर बॉडी, चिपका चिपका दोनों सेल निकलती हैं बाहर, और उसके साथ कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स और भी होती है जिनको ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, वो अभी आगे बताएंगे। तो मतलब सेकेंडरी ओसाइट मेन सेल है जो निकली, और जब वो फैलोपियन ट्यूब में गई और वहां जाकर के जब स्पर्म के साथ यदि फ्यूजन हुआ तभी उससे जाइगोट बनेगा, और तभी वो मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होगी। तो पहले मैच्योर ओवम बनेगा फिर जाइगोट बनेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस ओजेनेसिस का यहाँ तक का प्रोसेस, सेकेंडरी ओसाइट तक का प्रोसेस, ये ओवरी में चलता है, ठीक है, ओजेनेसिस का। और सेकेंडरी ओसाइट जब निकल गई, ओवुलेशन हो गया, क्योंकि आफ्टर ओवुलेशन, ये आफ्टर ओवुलेशन होगा ना बेटा, मियोसिस सेकंड तभी पूरा होगा,
ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन जब इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगी तो आफ्टर बिफोर ओव्यूलेशन तक का तो सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ओवरी में, और आफ्टर ओव्यूलेशन ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, मतलब यहाँ तक का ओजेंसिस का प्रोसेस बता रहा है ना, तो मैच्योर ओवम बनने तक का ये फैलोपियन ट्यूब में होगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो आप ये देखिए ना, ओजेंसिस दो ऑर्गन्स में हो रहा है, ओवरी में और फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में तो ओजेंसिस कहाँ कहाँ होता है, इनिशियली वो ओव्यूलेशन तक का प्रोसेस जो है वो, मतलब सेकेंडरी ओसाइड बनने तक का प्रोसेस कहाँ होता है, ये ओवरी में, और आफ्टर सेकेंडरी ओसाइड जो मैच्योर ओवम बनेगा वो फैलोपियन ट्यूब में बनेगा आफ्टर स्पर्म फ्यूजन। ये क्लियर हो गया। और किस किस स्टेज में अरेस्टेड होती हैं, बस एक बार बस लास्ट टाइम वो भी हम बता दे रहे हैं। तो ये जो प्राइमरी ओसाइड होती है, प्राइमरी ओसाइड जो होगी वो किस स्टेज में अरेस्टेड होगी, प्राइमरी ओसाइड अरेस्टेड होगी, इज अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज, जो सवाल आ सकता है, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस, of prophase first of meiosis first, prophase first of meiosis first, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो सेकेंडरी ओसाइड अरेस्टेड होगी बनने के बाद इज अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, ठीक है, ऑफ मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, यानी एक फर्स्ट मैच्योरेशन फेज में अरेस्टेड होगी और एक दूसरी सेकंड मैच्योरेशन फेज में अरेस्टेड होगी। अब हम लोग फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवरी डिस्कस करेंगे। देखिए ओवरी में ओजेंसिस जब होता है तो साथ साथ में फॉलिकल्स भी बनते हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये चार मेन तरह के फॉलिकल्स हैं जिनका जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवरी, तो ओवरी में फॉलिकुल का डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट, ठीक है, इन ओवरी। तो इसमें क्या होता है कि जब ओगोनिया बनते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में और ओवरी पूरी भर जाती है ओगोनिया से, तो उसमें से कुछ ओगोनिया जो है वो ग्रो करके बड़े होते हैं, सारे नहीं बल्कि कुछ ओगोनिया ही ग्रो करके बड़े होंगे। तो मान लेते हैं, मैं एक बड़ा डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा बड़ा डायग्राम मैं दूंगा। ये मान लीजिए ओवरी है, ठीक है, दिस इज ओवरी, ठीक है, काफी बड़ा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ओवरी का, ताकि अंदर इसके डिफरेंट फॉलिकल्स दिखाने। तो ओवरी में ये ध्यान रखना है, ओवरी में जो दीवार होती है वो एपिथेलियम से कवर्ड रहती है और इसके अंदर जो भी टिश्यू होता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है, ओवेरियन स्ट्रोमा, पहले भी बता चुके हैं। और ओवेरियन स्ट्रोमा का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको कॉर्टेक्स और अंदर वाले हिस्सा को मेडुला कहते हैं। तो मान लेते हैं ये बाहर वाला हिस्सा है और ये अंदर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा है। तो ये हो गया मेडुला, ठीक है, मेडुला हो गया। और बाहर वाला जो पूरा आपका ये जो पूरा बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये कॉर्टेक्स हो गया। तो जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो ओवेरियन कॉर्टेक्स वाले हिस्से में पाए जाते हैं, मतलब बाहरी हिस्से में ओवरी के पाए जाते हैं। अलग अलग फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, जो भी आपको दिखेगा वो बाहर वाले हिस्से में दिखेगा। तो आपको जो भी स्टेजेस दिखेंगे वो कॉर्टेक्स पार्ट में दिखेंगे। फॉलिकल्स डेवलप इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ ओवरी, ठीक है। तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे कि फॉलिकल डेवलप्स इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ ओवरी। तो ये अगर पूरा ओवरी है, ओवरी का ये सेंट्रल पार्ट है, ओवरी का ये पेरिफेरल पार्ट है, तो फॉलिकल्स डेवलप इन कॉर्टेक्स या पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवरी, ठीक है। तो ये पेरिफेरल पार्ट में डेवलप करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर अब देखेंगे कि बहुत सारे जो ओगोनिया दिख रहे हैं आपको, ये मान लीजिए ओगोनिया, तो हमने इनको लिख दिया ओगोनिया, ये ओगोनिया बना दिया, ठीक है। ओगोनिया हो गया, ठीक। इन्हीं ओगोनिया में से कुछ ओगोनिया ग्रो करके बड़े हो जाते हैं। तो कुछ ओगोनिया
ग्रो करके बड़े हो जाएंगे तमाम, ये ग्रो करके बड़ा हो गया, ये ग्रो करके बड़ा हो गया, ये सब ओगोनिया आप देख रहे हैं ग्रो करके बड़े हो जाएंगे और इनको बोलेंगे प्राइमरी ओसाइट। जब ये ग्रो करके बड़े हो जाएंगे तो इसी को तो बोलते हैं, ओगोनिया को क्या बोलते हैं जो ग्रो करके बड़े हो जाते हैं ग्रोथ पीरियड में, उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो ये हो गया प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। ये भी प्राइमरी ओसाइट है, ये भी प्राइमरी ओसाइट है, ये भी प्राइमरी ओसाइट है, बहुत सारे प्राइमरी ओसाइट मिलेंगे, बट इनकी संख्या ओगोनिया से काफी कम होगी क्योंकि सारी ओगोनिया प्राइमरी ओसाइट में नहीं चेंज होंगी, ओगोनिया कुछ डैमेज भी होंगी, कुछ नष्ट भी होंगी। और जब ये प्राइमरी ओसाइट बन जाएगा तो अब इस प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर कुछ सेल्स आकर के इकट्ठा हो जाएंगे जिनको ग्रेनुलोसा सेल कहेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि ग्रेनुलोसा सेल जो होते हैं वो घेर लेते हैं प्राइमरी ओसाइट को और एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल, एक लेयर बनेगा सेल का। तो अब प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर आप देखेंगे ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर आकर के घेर लेगा, अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। तो आप देखेंगे कि ये जो सेल है ये तो प्राइमरी ओसाइट हो गई, ठीक है, और इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर आ जाएगा, ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर आ जाएगा, ठीक है। और ये ग्रेनुलोसा सेल का जो लेयर आएगा इसके कारण ये फॉलिकल जो बनेगी उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल कहा जाएगा। आप देख रहे हैं जितने भी प्राइमरी ओसाइट हैं उनके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल आ गया। आप देखिए ये ओगोनिया है, ये ग्रो करके किसमें चेंज हो गई, प्राइमरी ओसाइट में। और प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर किसका लेयर आ गया, ग्रेनुलोसा सेल का लेयर आ गया। मतलब आप कह सकते हैं कि ओगोनिया की साइज जब बड़ी हो जाती है, ओगोनिया ही जब बड़ा हो जाता है तो अब उसी को प्राइमरी ओसाइट कहते हैं और उसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल आकर के इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, हालांकि यहाँ मैं बहुत चीज़ों से सहमत नहीं रहूँगा। एनसीईआरटी बुक में जो चीज़ें लिखी हैं बिल्कुल ही कुछ जगह एब्सर्ड चीज़ें हैं जो कि मैंने जो पढ़ा है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो मैं चाहूँ तो उनको भी बता सकता हूँ बट कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को स्टिक करूँगा, उसी पर स्टिक करूँगा, वही बताऊँगा। तो अभी तक चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो ओगोनिया बहुत सारे होंगे, उसमें से कुछ ओगोनिया ग्रो करके बड़े हो जाएंगे जिनको प्राइमरी ओसाइट कहेंगे और प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर फिर एक सेल का लेयर आ जाएगा जिसको कहेंगे ग्रेनुलोसा सेल का लेयर, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाएगा क्या, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इनको कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, तो प्राइमरी फॉलिकल आप लिख देंगे ये प्राइमरी ओसाइट को घेरे हुए एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल का होता है, उस पूरे समूह को प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल इज अ ग्रुप ऑफ सेल एंड इन दैट ग्रुप अ बिग सेल इज इन सेंटर, अ लार्ज सेल इज इन सेंटर, दैट इज primary oocyte, and it is surrounded by a layer of many small cells, a layer of many small cells जिनको ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। तो शुरू में जब ओवरी बनती है और उसके अंदर जब ओगोनिया आते हैं और उनसे प्राइमरी ओसाइट बनता है और उनके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल आता है और उससे प्राइमरी फॉलिकल बनता है, तो आप देखेंगे ओवरी में पहले मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, लाखों में प्राइमरी फॉलिकल। वैसे तो ये हर जगह प्राइमरी फॉलिकल आपको भरा हुआ दिखेगा, प्राइमरी फॉलिकल पूरे कॉर्टेक्स में प्राइमरी फॉलिकल भरा होगा, ठीक है। और इसी स्टेज में और ये अंदर प्राइमरी ओसाइट ने अपने आप को किस स्टेज में अरेस्ट कर लिया होगा, याद करिए ओजेनेसिस अपने आप को डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट कर लिया होगा, लेकिन ये फॉलिकल बन चुकी है ना, तो ये फॉलिकल, इसी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट है जिसमें वो ओजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है, अपने आप को रोक के रखी होगी। तो कहने का मतलब आपको एक ओवरी के अंदर, फीटस के ओवरी में क्या दिखाई देगा, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल दिखाई देंगी।
प्राइमरी फॉलिकल दिखाई देती है। और ये प्राइमरी फॉलिकल जो है इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट होता है। तो एनसीईआरटी को एक पॉइंट मेंशन करती है कि एक फीटल ओवरी में देयर आर मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स, और मेनी का मतलब यहाँ लाखों की संख्या में होता है प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है, फीमेल फिटस एक फीमेल बेबी के रूप में जब पैदा होती है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके हर ओवरी में जो फॉलिकल्स की संख्या होगी, प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या होगी, वो कम होगी जब प्राइमरी फॉलिकल शुरू में उसके ओवरी में जितना रहा होगा उसके मुकाबले। तो आप ये ध्यान मतलब रखिएगा। तो यानी कि प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद वो नष्ट भी होते रहते हैं, ये बात स्पष्ट होगी। यानी मान लीजिए कि एक 4 महीने के फिटस में, 5 महीने के फीमेल फिटस में प्राइमरी फॉलिकल की संख्या मान लीजिए अगर 10 लाख है या 7 लाख है, तो जब वो फीमेल फिटस पैदा होगी फीमेल बेबी के रूप में, तो उस समय उसके ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल 7 लाख या 10 लाख नहीं होगा, वो 2 लाख 3 लाख होगा या 1 लाख होगा। तो यानी प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद घटना शुरू हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी बुक एक पॉइंट मेंशन करती है कि जब फीमेल फिटस पैदा हुई प्राइमरी फॉलिकल को लेकर के, और जब प्यूबर्टी तक पहुंची, यानी एट प्यूबर्टी की बात करते हैं, तो प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते फीमेल के ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल मिलियंस मतलब लाखों की संख्या से घट करके उनकी संख्या 60,000 से 80,000 हो जाती है पर एक ओवरी में। तो एट प्यूबर्टी आप लिख लेंगे प्राइमरी फॉलिकल की संख्या कितनी होती है, तो यहां मेंशन कर लेंगे एट प्यूबर्टी 60,000 to 80,000, 60,000 to 80,000 primary follicles are present in each ovary, तो प्यूबर्टी के समय प्राइमरी फॉलिकल की संख्या हर ओवरी में कितनी होगी, 60,000 से 80,000 होगी। ठीक है, तो हर ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल की संख्या 60,000 से 80,000 होगी एट प्यूबर्टी, ये ध्यान रखना है, प्यूबर्टी के समय। और प्राइमरी फॉलिकल कम होती जा रही है, इससे स्पष्ट है, क्योंकि जब प्राइमरी फॉलिकल शुरू में ओवरी, एम्ब्रियोनिक ओवरी में देखेंगे तो उनकी संख्या लाखों में थी, और जब प्यूबर्टी अटेन हुआ तो संख्या हजारों में आ गई। इसका मतलब है कि प्राइमरी फॉलिकल की संख्या में कमी हो गई है। तो एनसीईआरटी कुछ चीज को मेंशन करती है कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल गेट डीजेनरेटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल गेट डीजेनरेटेड फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ के समय में भी लाखों में होती है। तो यहां पर आप मेंशन करेंगे कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल गेट डीजेनरेटेड फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। यानी फॉलिकल का डीजेनरेशन जो होता है वो बर्थ से प्यूबर्टी तक में ज्यादा होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी एक 4 महीने की जो फिटस होगी, फीमेल फिटस होगी, उसके ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल होगा, और जब वो फीमेल फिटस पैदा हुई उसके ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल होगा, उनके नंबर में भी कमी आएगी, उस नंबर में भी कमी आएगी, बट उतनी कमी नहीं आएगी जितनी कमी जो है वो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी अटेन करने के बीच में कमी आएगी। तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये फॉलिकल जो है वो नष्ट होंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ फॉलिकल क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और केवल कुछ ही फॉलिकल बचेंगे, और वो फॉलिकल जब प्यूबर्टी में एक एस्टिमेट है कि कितने बचेंगे, 60,000 से लेकर के 80,000 प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बचते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया फॉलिकुलर डेवलपमेंट में जो पहला स्टेज है फॉलिकुलर डेवलपमेंट का, कि प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनता है। अब इसके बाद आप मेंशन करेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर फिर एक ग्रेनुलोसा सेल का और भी लेयर बन जाता है, तो उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोल देते हैं। तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो है फिर अब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, और सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ओसाइट ही पाई जाएगी, यानी यही सेल रहेगी, प्राइमरी ओसाइट ही रहेगी, और इसमें अब ग्रेनुलोसा सेल के लेयर की संख्या बढ़ा देंगे। पहले आपने एक लेयर बनाया था, अब एक से ज्यादा लेयर बना लेंगे।
एक से ज्यादा लेयर आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये मैं इंडिकेटिव डायग्राम आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे यहां पर, ठीक है। और इसके चारों ओर एक थीका भी बन जाएगी, थीका मतलब कवरिंग, एक थीका लेयर भी आप दिखा देंगे, तो ये थीका भी दिखा देंगे, इसके चारों ओर एक थीका भी बन जाती है, ये दिस इज थीका। तो अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। तो मैं यहां पहले लिख देता हूं, दिस इज थीका, ठीक है, ये थीका लेयर हो गया। और मेनी लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल आके ऐड हो जाएगा। तो मेनी, पहले अ लेयर था, अब यहां मेनी लेयर हो जाएगा, मेनी लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है, मेनी लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। और क्या होगा, और क्या होगा, और ये प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी ओसाइट तो रहेगी रहे। सो दिस इज प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट। तो ये जो फॉलिकुलर स्टेज होगा, इस फॉलिकुलर स्टेज को कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये जो फॉलिकुलर स्टेज थी, ये प्राइमरी फॉलिकल थी, और अब क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल। तो कुछ प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो जाएंगी किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, लेकिन ज्यादातर प्राइमरी फॉलिकल क्या हो जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। तो हम तो डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, तो इसको लिख दीजिए, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से कौन सा फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ये ध्यान आपको रखना होता है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये फिर टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है, इसमें एक फ्लूइड आके भर जाएगा। तो ये इसमें एक सेकेंडरी फॉलिकल अब चेंज हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल में। तो टर्शियरी फॉलिकल में ये बीच में तो ओवम बनाएंगे ही, ओवम मतलब प्राइमरी ओसाइट को भी ओवम बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट को भी ओवम बोलते हैं, ओगोनिया को भी ओवम बोलते हैं, सारे ही ओवम है। ओजेंसिस के तमाम सेल जो बन रहे हैं वो सब ओवम है, पोलर बॉडी को छोड़ करके, लेकिन वही मैच्योर ओवम है। जब स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है तो फाइनली वही मैच्योर ओवम बनता है, ठीक। तो ये हो गया प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। और इसके चारों ओर ग्रेन्युलोसा सेल होगा, बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी में पहले ही बना देता हूं, ये है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको एंट्रम कहा जाता है, और ये ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर है, ठीक है। तो ये ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर आप बना देंगे, ये ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर आपने बना दिया, ठीक है। और ग्रेन्युलोसा सेल मेनी लेयर बनाएगा, ये हो गया ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर। और थीका तो रहेगी, क्योंकि थीका तो आ चुकी है सेकेंडरी ओसाइट में ही, तो थीका तो सेकेंडरी ओसाइट में ही आ चुकी है, थीका और ज्यादा डेवलप हो जाएगी, बस यही होगा। तो ये हो गया आपका टर्शियरी फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल में आप देख रहे हैं ग्रेन्युलोसा सेल और ज्यादा घना हो गया है, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। और जो थीका सेल है, जो थीका सेल है, वो थीका सेल, जो थीका लेयर है, थीका लेयर में सेल्स भी होती हैं, फाइबर्स भी होती हैं, उस थीका को भी आप बना देंगे, ठीक। और थीका में भी दो तरह का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। यानी दो लेयर में ऑर्गेनाइज हो जाएगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। तो काला वाला मान लीजिए एक्सटर्ना है और लाल वाला क्या है, इंटरना है। तो ये हो गया थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। तो इसको आप कह देंगे थीका एक्सटर्ना। तो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। तो थीका इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये हो जाएगा थीका इंटरना, ठीक है। और ये बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को कहा जाएगा एंट्रम। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और इसको कहेंगे एंट्रम, ठीक है। और इसमें
वाटरी फ्लूइड भरा रहता है जिसको लिकर फॉलिकी कहेंगे। क्या कहेंगे? लिकर फॉलिकी। तो ये हो गया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी चीज होता है कि जो टर्शरी फॉलिकल होता है, टर्शरी फॉलिकल होता है, इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो सेल होती है वो कौन सी सेल होगी? वो प्राइमरी ओसाइट सेल होगी कि सेकेंडरी ओसाइट सेल होगी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्राइमरी ओसाइट सेल होती है ये अपना फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर जाती है और किसमें चेंज हो जाती है? सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, तो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्राइमरी ओसाइट अब किसमें चेंज हो गई? सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो गई। तो ये आपको इसको सेकेंडरी ओसाइट लिखना पड़ेगा। और ये जो फॉलिकल है ये टर्शरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा जो है दिस इज टर्शियरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी ओसाइट आपको किस स्टेज में दिखता है? फॉलिकल के किस स्टेज में दिखता है? क्या प्राइमरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट दिखा? क्या सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट दिखा? आपको टर्शियरी फॉलिकल में ये जो सेंटर में सेल दिखेगी वो सेकेंडरी ओसाइट है। यानी कि प्राइमरी ओसाइट जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में थी, जब ये फॉलिकल चेंज होता है टर्शियरी फॉलिकल में, तो अंदर जो प्राइमरी ओसाइट है वो भी चेंज हो जाती है किसमें? सेकेंडरी ओसाइट में। यानी फर्स्ट जो मियोसिस है, मियोसिस फर्स्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है, तभी ना सेकेंड ओसाइट बना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको एक पोलर बॉडी भी दिखेगा साथ में। भाई सेकेंडरी ओसाइट जब बनेगी तो आपको इसके साथ एक कौन सी सेल दिखेगी? पोलर बॉडी भी दिखेगी। तो ये पोलर बॉडी भी दिख गई। तो पोलर बॉडी फर्स्ट, जब भी सेकेंडरी ओसाइट बनेगा तो पोलर बॉडी भी बनेगी। ये चीज क्लियर होगा। और सेकेंडरी ओसाइट में बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म चला आता है, बताया जा चुका है आपको प्राइमरी ओसाइट का, जिसको कि वो कंट्रीब्यूट करेगा किसको? जाइगोट को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि टर्शियरी फॉलिकल फिर आगे चल करके किसमें चेंज हो जाती है? ग्राफिन फॉलिकल में चेंज हो जाती है। तो टर्शियरी फॉलिकल और ज्यादा मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाएगी, जिसको कहेंगे ग्राफिन फॉलिकल। और ये जो ग्राफिन फॉलिकल होता है, इसमें जो सेकेंडरी ओसाइट होती है एक नया मेम्ब्रेन बना लेती है, जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में साफ ये लाइन लिखी हुई है कि द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन अराउंड इटसेल्फ, दैट इज जोना पेलुसिडा। तो सेकेंडरी ओसाइट एक नया मेम्ब्रेन बनाती है, जोना पेलुसिडा। यानी प्राइमरी ओसाइट में जोना पेलुसिडा नहीं होगा, जोना पेलुसिडा किसमें होगा? सेकेंडरी ओसाइट में होगा। तो सेकेंडरी ओसाइट में आप जोना पेलुसिडा नाम का एक मेम्ब्रेन भी बना देंगे और इस फॉलिकल को आप और मैच्योर कर देंगे और बड़ा कर देंगे। तो उसको क्या कहेंगे? ग्राफिन फॉलिकल। और ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ये और बड़ा हो जाएगा। बस यही आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखाना है। तो आप एक बहुत बड़ा फ्लूइड फिल्ड चैम्बर दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है। और इसमें आप जो दिखाएंगे सेकेंडरी ओसाइट, उस सेकेंडरी ओसाइट और ये जो पोलर बॉडी है फर्स्ट, और इसके चारों ओर आप बना देंगे कौन सी मेम्ब्रेन? जोना पेलुसिडा। तो ये जोना पेलुसिडा लेयर जो हमने अब तक नहीं बनाया था वो यहाँ बनाया है। अच्छा, ये जो जोना पेलुसिडा लेयर है, भले हम इसको ग्राफिन फॉलिकल में बना रहे हैं, लेकिन टर्शियरी फॉलिकल में भी बन जाएगी। तो एक टर्शियरी फॉलिकल में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट बनेगी तो बना ही देगा नया लेयर। तो ये लेयर भी आप दिखा देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जोना पेलुसिडा का लेयर दिखा देंगे। तो जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी ओसाइट। तो सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी ओसाइट। तो सेकेंडरी ओसाइट ये लेयर को सिक्रीट करती है। तो ये देखिए आप, जोना पेलुसिडा जो है वो सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी ओसाइट। तो ये हो गया जोना पेलुसिडा लेयर। और ये टर्शियरी फॉलिकल स्टेज में जो सेकेंडरी ओसाइट है, यानी सेकेंडरी ओसाइट जब बनेगी तो कुछ समय बाद वो जोना पेलुसिडा सिक्रीट करना शुरू कर देगी। एक एनसीईआरटी बुक तो यही लिखती है। एनसीईआरटी बुक का कहना ही है कि प्राइमरी ओसाइट स्टेज में जोना पेलुसिडा नहीं बन रही है। कहाँ बन रही है? सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में बन रही है। और सेकेंडरी ओसाइट स्टेज किस फॉलिकल में पाया जा रहा है? टर्शियरी फॉलिकल में। तो टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट पाया जाएगा, वहीं पोलर बॉडी फर्स्ट पाई जाएगी और चारों जोना पेलुसिडा भी पाया जाएगा। और यही जोना पेलुसिडा आपको ग्राफिन फॉलिकल में भी दिखेगा। तो ग्राफिन फॉलिकल जो है फुली मैच्योर फॉलिकल है, इसमें भी आप उसी तरह से ग्रेनुलोसा सेल
पूरा दिखा देंगे, बहुत सारा लेयर ग्रेनुलोसा सेल का बना देंगे, ठीक है। और ये ग्रेनुलोसा सेल जो है ये और ज्यादा इनकी संख्या बढ़ जाएगी, बल्कि फ्लूइड फील्ड जो स्पेस आप देख रहे हैं वो काफी बड़ा हो गया, एंट्रम काफी बड़ा हो गया है। ये जो फ्लूइड फील्ड स्पेस आप देख रहे हैं ये काफी बड़ा हो गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ग्रेनुलोसा सेल, फ्लूइड फील्ड स्पेस एंट्रम, सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक। थीका, थीका दो पार्ट में डिवाइडेड हो चुकी है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सब आपको इसमें दिखेगा ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक। इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल आपने बना लिया, काफी बड़ा होता है फॉलिकल। और इसके चारों ओर जो सेल्स, इसके चारों ओर जो थीका लेयर है वो भी आपने बना दिया, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, वो भी आप दिखा देंगे। तो इस तरीके से ये फुली मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल। तो सब कुछ दिखेगा, तो इसमें भी थीका एक्सटर्ना दिखेगा, ठीक है। इसमें भी थीका इंटरना दिखेगा, थीका इंटरना, थीका इंटरना ये अंदर होगा और थीका एक्सटर्ना किधर होगा, वो बाहर होगा। थीका एक्सटर्ना जो है वो बाहर होता है। और उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल, वो तो भरमार है उसकी, पूरी भरी हुई ब्लू कलर की जो सेल्स देख रहे हैं आप, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। और ये एंट्रम है, तो फ्लूइड फील्ड स्पेस है, इसको क्या कहेंगे, एंट्रम। और इसमें जो लिक्विड भरा रहता है, इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसको लिकर फॉलिकी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, लिकर फॉलिकी, फॉलिकल के अंदर लिक्विड। तो कोई बहुत नया चीज तो नहीं बता रहे, ठीक। तो लिकर फॉलिकी भरा रहता है इसमें। टर्शियरी फॉलिकल में ये स्पेस छोटा होता है, ग्राफियन फॉलिकल में ये स्पेस बड़ा होता है, इसी को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो आप देख रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल कैसे बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको, फॉलिकुलोजेनेसिस। और ये आप मेंशन कर लेंगे, ये ग्राफियन फॉलिकल है, सो दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। और इसी ग्राफियन फॉलिकल या फुली मैच्योर फॉलिकल, फुली मैच्योर फॉलिकल, अब इसके बाद कोई फॉलिकल डेवलपमेंट का स्टेज नहीं आता है, और इसी स्टेज में ये रप्चर करता है, ये फट जाता है, और ये सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी और ये कुछ ग्रेनुलोसा सेल जो इसे चिपकी है वो बाहर निकल आती है। तो आप देखेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो गया। हमने बुक में दिखाया है ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर होते हुए। ये ग्राफियन फॉलिकल का थीका एक्सटर्नल लेयर है, ये ग्राफियन फॉलिकल का थीका इंटरनल लेयर है, ठीक है, थीका इंटरनल लेयर है। और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का ये ग्रेनुलोसा लेयर भी दिखेगा, ग्रेनुलोसा लेयर की कुछ सेल्स दिखेंगी, ठीक है, और ग्रेनुलोसा लेयर की सेल्स दिख गई। और उसके बाद फिर ये अंदर से कंटेंट बाहर आ गया, ठीक है। और ये जो अंदर से कंटेंट बाहर आएगा, तो ये जो कंटेंट होगा यही होगा सेकेंडरी oocyte, और इसके साथ ये पोलर बॉडी, और इसके साथ में कुछ सेल्स चिपकी होंगी। जो सेल चिपकी रहती है सेकेंडरी oocyte के साथ, जो सेल चिपकी रहती है सेकेंडरी oocyte के साथ, मतलब जोना पेलिसुडा के साथ, ठीक है, ये जोना पेलिसुडा हो गया, उनको कोरोना रेडिएटा सेल्स कहा जाता है। यानी ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, इन्हीं को कोरोना रेडिएटा सेल कहा जाएगा। तो ये पूरा ओव्यूलेशन प्रोडक्ट है। तो आप देख रहे हैं ओव्यूलेशन में केवल एक ही सेल नहीं निकल रही है, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte भी निकला, फर्स्ट पोलर बॉडी भी निकला, जोना पेलिसुडा जो चारों तरफ है वो भी निकला, उसके चारों ओर जो सेल चिपकी हैं जिनको कोरोना रेडिएटा सेल कहते हैं वो भी निकली। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा सेल्स, सेकेंडरी oocyte, ये सब बाहर निकल आते हैं। पूरा स्ट्रक्चर मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर टूट के बाहर निकल आता है, इसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। और इसको आप बोलेंगे रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहेंगे, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, यानी ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट गई। तो ग्राफियन फॉलिकल फट गई, ओव्यूलेशन हुआ LH हार्मोन के प्रभाव से। और उसके बाद ये जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल होती है, ये जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल होती है, यही कॉर्पस लूटियम
नाम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। ये दिस इज कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम एक एंडोक्राइन, टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जिसे तमाम हार्मोन्स निकलते हैं। आप नाम सुने होंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत निकलता है, इससे रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलता है, और भी चीज़ें नहीं, निविन भी निकलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे निकलती हैं। तो ये हो गया रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल से बनता है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, और ये कॉर्पस लूटियम जो है ये एंडोक्राइन इन नेचर होता है। एंडोक्राइन इन नेचर, ये हार्मोन सिक्रीट करता है और इससे प्रेगनेंसी को रोकने वाला हार्मोन निकलता है कॉर्पस लूटियम से, प्रोजेस्टेरॉन। तो इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। तो मेन जो हार्मोन निकल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और भी तमाम हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन भी कुछ निकलता है और भी निकलते हैं, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम हो गया, और ये येलो कलर का होता है, ठीक है। तो फटी हुई ग्राफिन फॉलिकल से कॉर्पस लूटियम का बनना, उसको ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं, और ल्यूटिन पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है। ल्यूटिन मतलब ल्यूटियम वर्ड कहीं जाए मतलब पीला रंग। तो ये पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जो ओवरी के अंदर बनता है। कब बनता है? ओवुलेशन के बाद बनता है। और ये कॉर्पस लूटियम फिर श्रिंक करके कुछ समय तक 8 से 10 दिन 12 दिन तक ये रहेगा जिंदा। उसके बाद ये भी सिकुड़ के और छोटा हो जाएगा, यानी ये भी खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और एक स्कार के रूप में ये दिखाई देता है ओवरी में, और उसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है, सफेद रंग का हो जाता है, एल्बिकेंस हो जाता है। तो एक तरह से कॉर्पस लूटियम जो है खत्म होकर के किस में चेंज हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। तो आप देखिए ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल फटेगी, उसके फटने के बाद कॉर्पस लूटियम बनेगा, फिर कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा। एल्बा कहीं वर्ड आता है तो सफेद, एल्बिनिज्म। तो एल्बिकेंस मतलब सफेद रंग का होता है, कॉर्पस लूटियम पीले रंग का होता है। और आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कॉर्पस लूटियम परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, या कोई भी आप देख रहे परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। तो कॉर्पस लूटियम का भी लाइफ स्पान मेस्टोसाइकिल जब पढ़ाएंगे तो वो 10 से 12 दिन होता है, अगर प्रेगनेंसी अटेंड नहीं हुई तो। अगर प्रेगनेंसी अटेंड हो जाएगी तो ये 3 महीने तक ओवरी के अंदर मेंटेन रहता है, ताकि उसको बच्चे को इम्ब्रियो को रोकना होता है यूट्रस में, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहे। इसीलिए इसको बोलते हैं ना कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा।